इस लेक्चर में आज हम फिजिक्स की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स लेकर के आए हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने आपको एक क्वेश्चन सपोर्ट किया था और वो था व्हाट इज फिजिक्स, यानी फिजिक्स क्या है। कोई बात नहीं है, अब फिजिक्स क्या है का मतलब ये है कि फिजिक्स की परिभाषा क्या है, फिजिक्स के इम्पोर्टेंस के विषय में, हमारे एकेडमिक करियर में, हमारे प्रतिदिन के जीवन में फिजिक्स का क्या रोल है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। आइए आज चर्चा करते, इसी सवाल का जवाब लेंगे हम लोग कि फिजिक्स क्या है। क्या आपके दिमाग में कुछ बात आ रही है इसके संबंध में? अगर आ रही है तो उसको भी संभाल करके रखिए, पर हमारा जो हेल्प मिलेगा, जो हम बता करके देंगे, उसको ध्यान में रखना है, नोट करते चलिएगा। फिजिक्स क्या है मतलब ये इस तरफ इशारा करता है कि फिजिक्स की परिभाषा क्या है, फिजिक्स हम लोग किसको कहते हैं। एकदम सबसे पहले मैं जो आपको बता के दे रहा हूं कि डेफिनेशन में, यानी इसकी जो परिभाषा है, ये परिभाषा हमें बहुत कुछ समझाएगा। थोड़ा इस पर गौर करने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान देने की भी जरूरत है। पहले तो ये बात जान लें कि हम ये कहेंगे कि फिजिक्स यानी भौतिकी शास्त्र हमारे विज्ञान की वह शाखा है जो प्रकृति में घटने वाली तमाम घटनाओं के मूलभूत कारणों का वर्णन करता है। यानी फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी ऑलवेज डिस्कस अबाउट द बेसिक काउजेज ऑफ नेचुरल फेनोमेना। क्या समुचित और क्या बेहतरीन और कितना ढंग से समझने वाला ये परिभाषा है। आइए कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we always discuss, हमेशा we always discuss about, है ना, discuss about the basic causes, the basic causes of natural phenomena। भाषा यही रहनी है, पर आपको समझा दूंगा इतना बेहतर तरीके से कि आप इस भाषा से प्यार करने लगेंगे। और आपको थोड़ी सी एक आध % अगर कठिनाई महसूस आज के डेट में हो रही है, घबराना नहीं है, अपडेट करना मेरा काम है। लेकिन फ्यूचर आपका सेफ रहे, भविष्य आपका बेहतर हो, इसके लिए थोड़ी जहमत तो आपको उठानी ही पड़ेगी। हम जो आपके साथ हैं, तनाव नहीं लेना है, सब कुछ करना मेरे को है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ समझना है, सीखना है। एक एक शब्द का मैं मतलब बता रहा हूं कि डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, परिभाषा, ये बचपन से सीखते आए हम लोग। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच मतलब शाखा, टहनी, पेड़ की शाखा होती है ना, ये जो पेड़ है अगर हमारा कोई, तो इस पेड़ की क्या है, ये टहनियां है, उसी को ब्रांच कहते हैं, है ना। विज्ञान की शाखा ऑफ साइंस, वर्ड वाइज देखिए, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखा है, इन व्हिच, जिसमें, वी ऑलवेज, हमेशा, डिस्कस, वर्णन करते हैं, अबाउट, के बारे में, किसके बारे में, बेसिक काउजेज ऑफ नेचुरल फेनोमेना। ये इंपॉर्टेंट है, इसी को लेकर के लोग तमाशा करते हैं। बार बार आपको यही अलग अलग तरीके से चर्चाएं करेंगे, मैं भी करूंगा, पर मैं तरीके से करूंगा, एक अलग सोच रहेगी हमारी। प्राकृतिक घटनाओं, फेनोमेनन वर्ड से फेनोमेना बना है। फेनोमेनन की मतलब घटना होती है उसका, और उसका ये प्लुरल नंबर है, घटनाएं। सो प्राकृतिक घटनाओं के मूलभूत कारणों का, आधारभूत कारणों का अध्ययन, वर्णन हम लोग विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं वही फिजिक्स है, वही भौतिकी शास्त्र है। ये पहली परिभाषा हुई, ठीक है। आपको हर बात हम बताएंगे, नेचुरल फेनोमेना का भी एग्जाम मतलब
बताएंगे, उसका टेंशन अभी नहीं लेना है आपको। अब अगर इसे और शॉर्ट में आप देखना चाहें, जैसे किसी को बहुत जल्दी है, भाई जल्दी बताओ हमको ट्रेन पकड़ना है, तो उसके लिए भी परिभाषा है कि इट इज द बेसिक स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना। चीज वही है, तरीका बदल गया। स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना, ट्रेन पकड़ने वालों के लिए कि जल्दी करो भाई, हम सीखेंगे भी, हमको गाड़ी भी पकड़नी है। प्राकृतिक घटनाओं का मूलभूत वर्णन अध्ययन क्या है? फिजिक्स का अध्ययन है ना। इससे भी कम टाइम है, फ्लाइट पकड़नी है, तो इट इज द स्टडी ऑफ नेचर। प्रकृति का अध्ययन फिजिक्स का अध्ययन है। चलिए हम प्रकृति के विषय में बताएंगे, प्रकृति किसको कहते हैं वो भी समझाएंगे आपको, घबराइए नहीं। अभी आप जहाँ है हम लोग वहां की बात करते हैं, आपको हर वर्ड का मतलब समझाएंगे ताकि आप 100% संतुष्ट होकर के फिजिक्स की गाड़ी में बैठने का प्रयास करें। स्टडी ऑफ नेचर ये भी आप कह देंगे तो ये भी गलत नहीं होगा, ठीक है। और इससे भी किसी की संतुष्टि अगर होती है, बहुत ज्यादा नहीं तो कुछ हद तक तो होगी। एक परिभाषा और है, ढंग का है, आइए देखते हैं। इन द कोर्स ऑफ फिजिक्स, इन द कोर्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के कोर्स में वी डिस्कस अबाउट द interactions between matter and energy, between matter and energy, मैटर एंड एनर्जी के बीच की अंतर क्रियाओं, एक्टिविटीज, ये भी एक बेस्ट डेफिनेशन है फिजिक्स का, बढ़िया। यानी इसको मैं हिंदी में कर देता हूं, इसको भी मैं 5 बार हिंदी में बोल देता हूं, आपकी मर्जी तो आप हिंदी लिख लेना, उसका पॉज करके एकदम आराम से बोलूंगा तो फिर दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसका क्या मतलब हुआ? कोर्स मतलब तो कोर्स जानते ही हैं, ऑफ फिजिक्स वी डिस्कस अबाउट द इंटरेक्शंस का मतलब अंतर क्रियाएं, इंटरेक्शंस मतलब क्या हुआ? अंतर क्रियाएं, एक दूसरे के बीच एक्शन रिएक्शन होना। बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, पदार्थ और ऊर्जा के बीच की अंतर क्रियाओं का अध्ययन, वर्णन हम लोग जिस विज्ञान में करते हैं वो फिजिक्स है। ये इसका भी बाप है। ये जो नेचुरल फेनोमेना देखे ना, ये प्राकृतिक घटना, वो यही है। पदार्थ और ऊर्जा के बीच जो लड़ाई झगड़ा होता है ना, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ, गैसीय पदार्थ और ऊर्जा का आदान प्रदान, उससे जो क्रियाएं होती है वही प्रकृति की तो घटना है। आई बात समझ में ना? तो थोड़ा अंदर जाकर के ये परिभाषा खींचा गया है। तो मैंने आपको क्या बताई थी, बाकी मैं 4-5 डेफिनेशन आपको गिनाऊंगा। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी ऑलवेज डिस्कस अबाउट द इंटरेक्शंस बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। यहाँ आ गया पदार्थ और ऊर्जा के बीच के अंतर क्रियाओं का वर्णन हम लोग विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं वह भौतिकी शास्त्र है, यानी फिजिक्स है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि मैं खुद ही मान के चलता हूं कि आप बिल्कुल जीरो पर हैं और आपको दिमाग को वॉश करके, साफ करके और तब उसमें ये चीज डालना है। तो इसको भी आप पॉज करके एकदम बिल्कुल नोट करेंगे, एकदम एक एक चीज को नोट करेंगे, डे वाइज, लेक्चर वाइज, और आपका फुल सिलेबस जब बन करके आएगा तब खुद मजा आने वाला है। तीसरा लेक्चर जा रहा है, पता है ना, और अभी तक हम लोग जो है फिजिक्स की परिभाषा में घूम रहे हैं। तो बाकी 2 लेक्चर में क्या किया हमने? जो किया उसका जवाब नहीं है, वो लाजवाब है अपने आप में। आइए, तो ये परिभाषा कितनी हो गई? एक परिभाषा यहाँ दी मैंने आपको, दूसरी परिभाषा यहाँ दी मैंने, तीसरी यहाँ दी, चौथी मैंने यहाँ दी, और अब एक परिभाषा और है। हालांकि वो परिभाषा नहीं कहिएगा, एक ही बात पर कितना घूमते रहेंगे। एक परिभाषा है कौन सी?
मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स के संबंध की वो परिभाषा नहीं है, एक सपोर्टिंग लाइन है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ये लाइन साधारण लाइन नहीं है, एक रेखा खींच दी गई है। क्या क्या मैथमेटिक्स जब तक फिजिक्स के साथ नहीं होगा, जैसे आप ऐसा समझिए कि हमारे और आपके बीच या कभी जो दो दोस्त आपस में संवाद करते हैं, तो बातों का जो आदान प्रदान होती है, मन का जो आदान प्रदान होता है, उसमें एक भाषा आता है, एक भाषा की मर्यादा है उसमें। एक का लैंग्वेज दूसरा समझे, दूसरे का लैंग्वेज पहला समझे, तभी तो सवाल जवाब होगा ना। अब एक ऐसे इंसान के साथ आप खड़े हो जाइए, सपोज कीजिए हम लोग हिंदी भाषी हैं और हमको तेलुगु के साथ बैठा दिया जाए। अब मैं क्या बोल रहा हूं वो नहीं समझ पा रहा है, वो क्या बोल रहा है मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैं जो चीजें एक्सप्लेन करूं उसके लिए जो मुझे तरीके चाहिए उसका मौजूद रहना तो जरूरी है ना। तो फिजिक्स की बातों को समझें, फिजिक्स की बातों को लिखें, उसके लिए भाषा के रूप में मैथमेटिक्स जरूरी है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स में अलग से लिख करके आपको बता रहा हूं, यह आप ध्यान देंगे। हो सकता है इसका रील्स भी बन करके आए, तो आइए इसको आप पॉज कर लेंगे, मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। फिजिक्स को इतना बेहतर स्टार्ट हमेशा हम देते हैं 11th के बच्चों को, ताकि उसके अंदर जो है फिजिक्स के प्रति जो नाराजगी रही है और अक्सर रहती है, फिजिक्स का मार्केट वैल्यू इतना खराब रहता है बच्चा कि सबसे ज्यादा टीचर मार्केट में फिजिक्स के मिलेंगे और 95% नेगेटिव रिजल्ट है फिजिक्स का। और यही वजह है कि बच्चों का जो बड़े एग्जामिनेशन में जो रिजल्ट है वो भी लगभग अब तो 1% से भी नीचे चला गया। आप उस दौर में जाकर देखो तो सिर्फ यूट्यूब को और फेसबुक को स्क्रॉल करने से आप थोड़ी समझ जाओगे कि किस टीचर में कितनी ताकत है, कौन टीचर कितना बेस्ट लर्निंग दे सकता है। आप ठहराओ तो लो, आप रुको तो सही, एक आध दो दो चार पांच 10 वीडियोस को सही तरीके से देखोगे, महसूस करोगे। पैसे तो नहीं लग रहे हैं ना आपको, और आप समय भी नहीं देंगे और खोजेंगे कि मुझे आईआईटी में मेरा रिजल्ट क्यों नहीं है। भैया ऐसे ही दौड़ लगाते रहेंगे, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म का नाम लेंगे, ये है वो है वो है वो है, पर वो बने कैसे हैं, उनकी सच्चाई क्या है, उनका हकीकत क्या है, ये आपको कुछ पता नहीं है। आप जहां हैं वहां सबसे बेहतर आपको मेरा साथ मिल रहा है, आप उसको महसूस भी करें, साथ लेकर आगे चलें, फिर देखें कितना बेहतर आता है चीज सामने। मैंने क्या बोला आपको कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, बड़े अक्षरों में मैं लिख रहा हूं, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। क्यों भाई? भाई साहब आपको तो पता है जब मैथमेटिक्स की पढ़ाई शुरू होती है तो मैथमेटिकल साइंस सिखाए जाते हैं, मैथमेटिक्स के कुछ चिन्ह सिखाए जाते हैं, है ना। मैथमेटिक्स के जो बेसिक साइंस क्या है, तो मैथमेटिक्स का जो चिन्ह है ना, मैथमेटिकल साइंस, अरे साइंस का मतलब विज्ञान नहीं, SIGNS, चिन्ह, सिंबल जिसको कहते हैं। आपको तो पता है ना कि अगर 3 गेंद या 3 बॉल और में जोड़ना है 5 बॉल, किसी ने बोला मैं 3 बॉल में 5 बॉल जोड़ना है, ऐड करना है, तो गणित ने कहा ऐसा सिंबल दे दो। गणित ने अपनी भाषा का इस्तेमाल कर लिया और हमें रिजल्ट के तौर पर देखिए कितना होएगा, तब 5 होगा, तो बराबर का इस्तेमाल करो। ये कौन दिया हमको, ये बराबर का चिन्ह किसने दिया, प्लस का चिन्ह किसने दिया? मैथमेटिक्स ही दिया है ना। अब फिजिक्स में भाई क्या बात है, तो देखिए जैसे आप देखिए जोड़ घटाओ गुना भाग ब्रैकेट ये वो है ना, अल्फा बीटा थीटा गामा डेल्टा, का मैथमेटिकल सिंबल्स है, मैथमेटिकल साइंस है।
आप देखें, मैंने किसी से पूछा कि भैया आप हमको ज्यादा लंबा मत खोलिए, सीधा आप बताइए न्यूटन का सेकेंड लॉ मुझे लिखना है, मैं कैसे लिखूं? पढ़ेंगे तो 9th में भी पढ़वे की हो ना। तो कहा कि भैया F बराबर ma होता है न्यूटन का दूसरा गति नियम। और किसी ने बोला कि किसी असंतुलित बल द्वारा उत्पन्न किया गया त्वरण वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर और बस बल के समानुपाती और उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कुल मिलाकर के ये बराबर ma आता है। ठीक है, मैं मानता हूं अगर बराबर का चिन्ह हटा लूं, गुना का चिन्ह में हटा लूं, तो लोग कैसे समझेंगे कि F और M और A में क्या संबंध है? नहीं समझ पाएंगे ना। गणित ने इसे एक सिस्टम दिया। गणित की भाषा जब फिजिक्स में घुसी तो ये एक सिस्टमेटिक वे में बनकर हमारे सामने आया। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है, ढेरों एग्जाम्पल है, रास्ते में मिलते चले जाएंगे। अभी तो जोड़ घटो गुना भाग तो हमेशा चलेगा, ये तो पता है आपको। लेस देन चलेगा, ग्रेटर देन चलेगा, ब्रैकेट चलेगा, क्या नहीं चलेगा, दशमलव पॉइंट चलेगा। ये सभी कहां से आए हैं? और इनको अगर ऑफ कर दिया जाए तो क्या एक भी नियम फिजिक्स में हम लिख पाएंगे? एक भी अरे कैलकुलेशन का मतलब क्या? मैथमेटिक्स। जहां भी कैलकुलेशन आया मैथमेटिक्स आया, आया कि नहीं आया? सो इसीलिए याद रखना है हमेशा कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की भाषा है मैथमेटिक्स। इसीलिए मैथमेटिक्स की भी बेहतर जानकारी एकदम जरूरी है। तो फिजिक्स के लिए जितनी मैथमेटिक्स लगेगी, क्योंकि 11th के फिजिक्स में मैथमेटिक्स, 12th के फिजिक्स में मैथमेटिक्स ठीक ठाक लगती है, डिफ्रेंशिएशन लगता है, इंटीग्रेशन लगता है, एरिया लगता है, बहुत सारा चीज लगता है ना। सारे चीज हम आपको सिखाएंगे। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का जो बहुत सारा रिलेशन है वो लगता है, सब कुछ बताएंगे आपको और फ्री में बताएंगे। कोई इसी चीज का 50,000 रुपया लेता है, मैं आपको एक पैसा नहीं लूंगा। वक्त की बात है और आप इसको सीखें, समझें और तब आगे बढ़े। सो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो कुल मिलाकर के इतनी सारी बातें सीखी हम लोगों ने, फिजिक्स के बहुत सारे परिभाषा गिराए हमने। उन तमाम परिभाषाओं को महसूस करने के लिए और एक चीज मैं आपको और बताऊं कि ठीक है भाई साहब, नेचुरल फेनोमेना, प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन हम लोग भौतिकी शास्त्र में करते हैं। ये प्राकृतिक घटना और ये प्रकृति क्या है, थोड़ी इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो 1 2 3 लेक्चर ये बातों का ही है, आपका जमीनी तौर पर मजबूत करना जरूरी है। इसको मैं हटा लेता हूं, आप इसको लिख लेना। अब देखिए नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना की बात करते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग सिलेबस में सीधे मतलब घुस चुके हैं ऑलरेडी। पहला जो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट का, वो ऑलरेडी आपका स्टार्ट बस अब होने ही वाला है। देखा जाए, सबसे पहली बात क्या है कि मैं नेचर किसको कहता हूं और नेचुरल फेनोमेना क्या है, हर बेस क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद एंड नेचुरल फेनोमेना। देखो बच्चा, ये क्या होता है, प्रकृति क्या है, प्राकृतिक घटनाएं क्या है। हम कुछ भी अगर एक्टिविटी करते हैं, अगर हम कुछ भी, अच्छा सबसे पहले प्रकृति क्या है, आपने वो लाइन सुना है ना, हम और हमारा पर्यावरण, यानी हमारे इस पृथ्वी के वातावरण में, इन आवर एटमॉस्फेयर या नियर द अर्थ एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के सतह के नजदीक का जो वातावरण है, जिसमें सजीव और निर्जीव आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका जो एक संयुक्त रूप है, यही प्रकृति कहलाता है। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों मिलकर इस वातावरण में हम लोग रहते हैं और जब जरूरत पड़ती है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस भी करते हैं। उसी से प्राकृतिक घटनाओं का जन्म होता है। सिंपल सी बात है। अब जैसे अब मान लेते हैं हम रोड पर चल रहे थे, सोच करके देखिए केला का छिलका मिला, मैं देखा नहीं,
गोबर मिला या कीचड़ मिला, हमने देखा नहीं, हमारे पैर उस पर पड़े, हम फिसल कर गिर गए, एक छोटी सी घटना बन गई वहां पर। बनी कि नहीं बनी? तो ये जो सजीव निर्जीव, या कभी निर्जीव निर्जीव, या कभी सजीव सजीव, आपस में जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, है ना, उससे घटनाओं का जन्म होता है। छोटी घटनाएं हो सकती है, बड़ी हो सकती है, बाढ़ आता है ना, आंधी तूफान आता है, ये सब क्या है? नेचुरल फेनोमेना है। हमने स्विच ऑन किया, पंखा जो हमारा इलेक्ट्रिक फैन है वो रन करने लगा, एक घटना हो गई वो। हमने स्विच ऑन किया, बल्ब जलने लगा, घटना हो गई वो। अब घटना का मतलब ये थोड़े कोई एक्सीडेंट करेगा, किसी का पैर टूटेगा तो जी नहीं। चीजें बदली, प्रकृति का स्वरूप थोड़ा बदला, प्रकृति के जो अंग हैं उनके एक्टिविटीज में चेंज आया, तो एक घटना होगी। सिंपल सी बात, साधारण सी बात है ना। तो देख लीजिए, नेचुरल फिनोमेना का मतलब क्या हो गया? जैसे इलेक्ट्रिक फैन, मूविंग इलेक्ट्रिक फैन, ठीक है, ग्लोइंग बल्ब, ट्रेन रनिंग ऑन द ट्रैक, स्लीपिंग पर्सन। अब कितना गिनेंगे सब, है ना। अ मैन रनिंग ऑन द रोड, तो इस प्रकार से छोटी फ्लड हो गया, बाढ़ कह लीजिए, स्टॉर्म्स कह लीजिए, है ना, फ्लोइंग वाटर कह लीजिए, क्या बताए, तो फ्लड लिख ही दिए तो क्या दिक्कत है? ये तमाम ऐसे ईटीसी कर दीजिए आप, ये गिनने की चीज नहीं। एक कहावत है ना, घटना है, अगर घटना कहीं घटी है, कारण तो जरूर हुआ होगा। आपने सुना है ना कि बिना धुआं, अगर बिना आग के धुआं कभी नहीं निकलता। अगर कहीं मैं दूर देखूं कि धुआं उठ रहा है, तो लोग क्या समझते हैं? आग लगी हुई होगी। बात सही है कि नहीं है? 100% सही है। तो अगर कहीं पर कोई घटना घटी है हमारी प्रकृति में, तो घटना का कारण जरूर रहा होगा। आप सीआईडी देखते हैं ना भाई, टीवी पर जो सीआईडी सीरियल आता है, वो दया वगैरह, अभिजीत, ये सब, तो लोग कहता मर गया, नहीं मरा नहीं है, ये मर्डर है, हत्या हुई है, और फिर उसी की खोज करने लगते हैं लोग। तो प्राकृतिक घटनाएं अगर घटती है तो घटनाओं का कारण भी होता, वजह है। फिजिक्स क्या करता है? उन्हीं कारणों का समुचित वर्णन करता है। ये जो फिजिक्स में जितने नियम आए हैं ना, उन्हीं घटनाओं का वर्णन करने के लिए ये सभी नियम आए। ये जो लॉज इन फिजिक्स कहते हैं ना हम लोग, ये घटनाओं का वर्णन, उसको एक्सप्लेन करके हमें समझाने के लिए वो नियम लाए गए। वो प्रकृति का नियम है भाई साहब। वैज्ञानिकों ने क्या किया? प्रकृति में चीजों को खोजा, उनकी एक्टिविटीज का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उसके तरीके को हमारे सामने में एक सिस्टम में लाकर रखा। बरसों रिसर्च करा, जब हर एंगल से वो सही आ गया तो उसको हमारे सामने ला दिया गया। तो हम लोग बड़ी अपने को हीरो समझते हैं। वैज्ञानिक का कोई मतलब नहीं। आज F बराबर ma खूब मजे लेते हैं। न्यूटन साहब का कभी नाम लेते हैं? जब जरूरत पड़ता है यूनिट का, तो न्यूटन में फोर्स नापते हैं। वो तो अपना नाम दे गए, अदरवाइज कौन उनको याद रखता? तो इतना भी मतलब ही नहीं होना चाहिए कि किसी ने बहुत मेहनत किया उस पर, तो उनका सम्मान है और होना चाहिए। खैर, तो प्रकृति क्या है, प्राकृतिक घटनाएं क्या होती है, प्राकृतिक घटनाओं के कारण होते हैं
केला के छिलका पर पैर पड़ा, हम फिसले क्यों? कारण है, हम जब रोड पर चलते हैं, हमारे पीछे आगे पीछे पैर करके हमें चलना पड़ता है। वॉकिंग के जब मूड में होते हैं हम लोग, तो क्यों ऐसा करना पड़ता है? उसके पीछे कारण, आज तक कभी आपने देखा है किसी को दोनों पैर से बांध करके तब रोड पर चले? फिर तो उछल उछल करके चलेगा। ऐसा देखा कभी आपने? आगे पीछे उसको अल्टरनेट, दायां पैर बायां पैर आगे इस तरह से करके चलना ही पड़ेगा। और जब वो चलते हैं तो क्यों ऐसा करना पड़ता है? आपको फिजिक्स इसका जवाब देगा, और जवाब है, मैं भी बताऊंगा, थोड़ा इंतजार करना है। तो नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना को भी हमने समझा। तमाम चीजें समझने के बाद अब बात आगे चलती है कि नेचुरल फिनोमेना के इस बेसिक काउज का अगर वर्णन फिजिक्स करके हमें देने वाला है, तो इसके लिए फिजिक्स ने अपनी क्या तैयारी की है? फिजिक्स ने बहुत बड़ी तैयारी की है। जानते हैं क्या? आइए यहां से आगे आपको फिर लेकर के चलते हैं कि टू डिस्कस द बेसिक काउजेज ऑफ नेचुरल फेनोमेना, टू डिस्कस द बेसिक काउजेज ऑफ नेचुरल फेनोमेना, प्राकृतिक घटनाओं के आधारभूत कारणों का, काउजेज ऑफ नेचुरल फेनोमेना, है ना, प्राकृतिक घटनाओं के आधारभूत कारणों का वर्णन करने के लिए वी नीड, हमें आवश्यकता है, सम बेसिक लॉज इन फिजिक्स। फिजिक्स की बात मैं कर रहा हूं। फिजिक्स ने कहा कि मैं प्राकृतिक घटनाओं के कारणों का वर्णन करके आपको देने वाला हूं, लेकिन मैं जिस रास्ते से आपको ये चीज दूंगा वो हमारे क्या होंगे? कुछ आधारभूत नियम हमने फिजिक्स में सेट किए हैं, अरेंज किए हैं, प्रैक्टिकल से ला। हाँ, एक बात तो और मैंने बताया नहीं आपको फिजिक्स की परिभाषा में, है ना, ये साइंस ऑफ मेजरमेंट भी, मापतोल का विज्ञान है फिजिक्स। एक परिभाषा, एक्सपेरिमेंटल साइंस है। ऐसी कोई नियम, ऐसे कोई नियम नहीं बनाए गए फिजिक्स में जिसको पहले प्रायोगिक तौर पर सर्टिफाइड ना किया गया, देखा गया, प्रैक्टिकल किया गया, कैलकुलेशन किया गया। तो एग्जैक्ट मेजरमेंट में भी चाहिए, है ना। इसको भी मैं एक अलग रील बना करके अलग से भी मैं बता दूंगा कि फिजिक्स क्यों एक्सपेरिमेंटल साइंस है, क्यों इसे साइंस ऑफ मेजरमेंट कहते हैं, ये भी आपको बताना है और मैं बता दूंगा, घबराना नहीं। इट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, इट इज टोटली एक्सपेरिमेंटल साइंस। ये भी बातें हैं, प्रायोगिक विज्ञान है, ये प्रयोग पर आधारित है। तो तमाम बातें हैं। ये जो बेसिक लॉज है ना, इस बेसिक लॉ यानी आधारभूत नियमों का अध्ययन करने के लिए, है ना, इस ये जो नियम आए, इन्होंने ही प्रकृति के घटनाओं का अध्ययन करवाया हमें। पर ये जो बेसिक लॉज हैं वो हैं क्या? तो बेसिक लॉज कुछ नहीं है। फिजिक्स में कुछ राशियां होती है। अब आइए चलते हैं एक कदम आगे फिजिकल क्वांटिटी पर, कि फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, नियम बने तो नियम है क्या? ये रिलेशन है किसके बीच का? फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियों के बीच का संबंध है। आइए, तो बेसिक लॉज जो है, बेसिक लॉज आर नथिंग बट ओनली द मैथमेटिकल रिलेशन, बस मैथमेटिकल रिलेशंस इन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब देखिए, यही बात उलट करके समझते और यही बात सीधे भी समझ लेते। फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें हम लोग भौतिक राशियां कहते हैं, क्या कहते हैं इनको?
भौतिक राशि। अरे भाई साहब, आप कोई भी काम करने जाएंगे तो उसके लिए संसाधन चाहिए ना आपको। आप एक पौधा रोपने के लिए जा रहे हैं, आम का पेड़ रोपने जा रहे हैं, या गुलाब का फूल लगाने जा रहे हैं, गेंदा का फूल लगाने जा रहे हैं, तो मिट्टी खोदेंगे ना आप। उसके लिए उसका कोई संसाधन चाहिए होगा ना प्रॉपर आपके पास। तो नियम जो फिजिक्स का आप पढ़ने जा रहे हैं, जो नियम आपको प्रकृति की घटनाओं का वर्णन करवाएगा, उसको सिखाएगा आपको, उसके लिए जिन संसाधनों की जरूरत फिजिक्स ने महसूस किया, उन्हीं संसाधनों का नाम है भौतिक राशि। और जो संसाधन, जो भौतिक राशि है, इसका एक गणितीय संबंध है। लॉज इन फिजिक्स, भौतिकी शास्त्र के नियम, गणितीय संबंध है। वो बताता है समानुपातिक है तो व्युत्क्रमानुपातिक है तो वर्ग के समानुपाती है इत्यादि, जो भी है वो प्रैक्टिकल से आया। न्यूटन साहब अपने से बोल देंगे कि F बराबर m, मेरा मूड नहीं था लिखने का, वो हो जाता थोड़ी ना। ऐसा थोड़ी है कि न्यूटन साहब जब जन्म लिए, जब वैज्ञानिक बने, जब विज्ञान को समझे, तब प्रकृति में यह चीज था। जी नहीं, प्रकृति में सनातन से वो चला आ रहा था। न्यूटन साहब ने उसको पहचान कर हमारे बीच लाया। ये उनका बड़प्पन है। इसका यह मतलब नहीं है कि न्यूटन साहब के आने के बाद ही फोर्स आया। प्रकृति में पहले से था वो, किसी ने समझा नहीं था, किसी ने जाना नहीं था, सीखा नहीं था। तो इस प्रकार से आज हम बहुत हद तक हम आपको लेकर के आ गए, यानी फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि हम किसको कहते हैं, इस पर चर्चा नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए करेंगे। अभी छोटा स्लॉट लीजिए ताकि दिमाग बोझिल ना हो, बोर नहीं हो, और एंजॉय कीजिए फिजिक्स को, मजा लीजिए फिजिक्स के साथ। तो आज के वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं, और जो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो आपको चैप्टर का नाम भी बताएंगे, और फिजिकल क्वांटिटी से वहां हम शुरू करेंगे, यानी भौतिक राशियां किसको कहते हैं। इसके लिए भी एक मजेदार कहानी है हमारे पास, जो, क्योंकि मैं कहानियों से सिखाऊंगा आपको। इतना बड़ा सब्जेक्ट इतना आसानी से आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे जो मैं आपको देने वाला हूं। सो बी केयर, अपने का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और आपका समय हमेशा क्या खुशियों से भरा रहे। बस यही दुआ करते हैं आपके लिए। एलन एकेडमी 24 पर आप मिलते रहिए, दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, आगे बढ़िए। थैंक यू।